19वीं सदी बहुत बड़े बदलाव का समय था। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। कारखाने खुल रहे थे और शहरों का विकास अभूतपूर्व दर से हो रहा था। लेकिन प्रगति के इस दौर ने भारी असमानताएं भी पैदा की। मजदूरों को कम वेतन पर कारखानों में कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस बीच कारखाने के मालिकों ने बहुत दौलत जमा कर ली। औद्योगिक संघर्ष के इस माहौल में ही मार्क्सवाद का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स, एक जर्मन दार्शनिक, और उनके करीबी सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस अन्याय को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को देखा। उनका मानना था कि पूंजीवाद, जो उस समय की प्रमुख आर्थिक व्यवस्था थी, स्वाभाविक रूप से अनुचित थी। मार्क्स और एंगेल्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद मजदूरों के शोषण पर आधारित है। मार्क्स और एंगेल्स ने यथास्थिति को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने इतिहास और अर्थशास्त्र को समझने के एक नए तरीके के बारे में लिखा। उनके विचारों को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाने लगा। उनका मानना था कि एक अधिक न्याय संगत व्यवस्था संभव है, जहां मजदूर वर्ग के पास सत्ता हो। उनका तर्क था कि यह व्यवस्था अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की ओर ले जाएगी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 1818 में हुआ था। वह बहुत उथल पुथल और परिवर्तन के समय में रहे। मार्क्स एक शानदार विचारक थे और उनके लेखन में सामाजिक न्याय के लिए उनकी गहरी चिंता झलकती थी। वह विशेष रूप से मजदूर वर्ग की दुर्दशा से परेशान थे। मार्क्स ने अपना जीवन असमानता के मूल कारणों को समझने और उन्हें चुनौती देने के लिए समर्पित कर दिया। 1848 में मार्क्स और एंगेल्स ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित की। इस छोटी लेकिन शक्तिशाली पुस्तक ने मजदूर वर्ग से एकजुट होने और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से अस्थिर है और अंततः इसे साम्यवाद द्वारा बदल दिया जाएगा। मार्क्स ने अपने स्मारकीय काम दास कैपिटल में अपने विचारों को विकसित करना जारी रखा। इस पुस्तक ने पूंजीवाद और उसके अंतर विरोधों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद श्रम के शोषण पर आधारित था और अंततः इसे समाजवादी क्रांति द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। मार्क्सवाद कई प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। पूंजीवाद की मार्क्स की आलोचना के सार को समझने के लिए इन सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक है ऐतिहासिक भौतिकवाद। यह विचार बताता है कि आर्थिक ताकतें इतिहास और समाज को आकार देती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिशेष मूल्य की अवधारणा है। मार्क्स ने तर्क दिया कि श्रमिक मजदूरी में जितना मूल्य प्राप्त करते हैं, उससे कहीं अधिक मूल्य पैदा करते हैं। अंतर, जिसे उन्होंने अधिशेष मूल्य कहा, पूंजीपति वर्ग द्वारा लाभ के रूप में विनियोजित किया जाता है। मार्क्स का मानना था कि यह शोषण वर्ग संघर्ष का मूल कारण है। मार्क्स सर्वहारा वर्ग की अनिवार्य तानाशाही में भी विश्वास करते थे। यह परिवर्तनकारी चरण मजदूर वर्ग को राज्य का नियंत्रण जब्त करते और पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए देखेगा। अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन समाज, साम्यवाद की स्थापना करना था। एक ऐसे खेल की कल्पना कीजिए जहां नियम शुरू से ही धांधली वाले हों। कुछ खिलाड़ियों को अनुचित लाभ मिलता है, जबकि अन्य हारने के लिए किस्मत में होते हैं। मार्क्स पूंजीवाद को इसी तरह देखते थे। उनका तर्क था कि पूंजीवाद आर्थिक असमानता पैदा करता है और उसे कायम रखता है। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व को समस्या की जड़ बताया। पूंजीवाद के तहत इन साधनों पर एक छोटे से अभिजात वर्ग का नियंत्रण होता है, पूंजीपति वर्ग। अधिकांश लोग, सर्वहारा या मजदूर वर्ग, केवल अपनी श्रम शक्ति के मालिक होते हैं। मार्क्स ने तर्क किया कि यह असमान स्वामित्व संरचना एक ऐसी व्यवस्था बनाती है जहां अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब। पूंजीपति वर्ग, जो उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है, सर्वहारा का उनके द्वारा पैदा किए गए मूल्य से कम भुगतान करके उनका शोषण कर सकता है। उनका तर्क था कि यह शोषण आर्थिक असमानता के पीछे प्रेरक शक्ति है। भाग 5। लाल क्रांति, रूस, चीन और क्यूबा में मार्क्सवाद का मंचन। 20वीं सदी पर मार्क्स के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ेगा। मार्क्सवाद से प्रेरित क्रांतियां रूस, चीन और क्यूबा में फैल गईं, जिससे कम्युनिस्ट राज्यों की स्थापना हुई। रूस में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने 1917 में जारवादी शासन को उखाड़ फेंका। उन्होंने दुनिया के पहले समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की। चीन में माओ त्से तुंग ने 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी को जीत दिलाई, जिससे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। इसी तरह क्यूबा में
फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा ने 1959 में बतिस्ता तानाशाही को उखाड़ फेंकने और एक समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए एक क्रांति का नेतृत्व किया। ये क्रांतियां अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक समानता की इच्छा से प्रेरित थी। उनका उद्देश्य ऐसे समाज बनाना था जहां मजदूर वर्ग के पास सत्ता हो और संसाधनों का वितरण अधिक निष्पक्ष रूप से हो। हालांकि इन क्रांतियों ने कुछ सफलताएं हासिल की, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में वे सत्तावाद में बदल गईं। भाग 6, मार्क्स की गूंज। सामाजिक आंदोलनों पर मार्क्सवाद का प्रभाव। जबकि 20वीं शताब्दी में कई कम्युनिस्ट राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, मार्क्सवाद का प्रभाव इन क्रांतियों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। दुनिया भर में मजदूर आंदोलनों, सामाजिक न्याय अभियानों और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों पर मार्क्स के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। वर्ग संघर्ष पर मार्क्स का जोर बेहतर मजदूरी, सुरक्षित काम करने की परिस्थितियों और संगठित होने के अधिकार के लिए लड़ने वाले श्रमिकों के साथ प्रतिज्ञा करता है। पूंजीवाद की उनकी आलोचना ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन से लेकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी संघर्ष तक सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। मार्क्स के विचार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के साथ भी प्रतिध्वनित हुए। इन आंदोलनों ने उपनिवेशवाद को पूंजीवादी शोषण के रूप में देखा और उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति के लिए मार्क्स के आह्वान से प्रेरणा ली। भाग 7, लौह पर्दे के पार मार्क्सवाद की वैश्विक विरासत। सोवियत संघ के पतन और कम्युनिस्ट राज्यों के पतन के बावजूद मार्क्सवाद एक प्रासंगिक और प्रभावशाली दर्शन बना हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण लेंस प्रदान करता है जिसके माध्यम से आर्थिक असमानता से लेकर जलवायु परिवर्तन तक समकालीन मुद्दों का विश्लेषण किया जा सकता है। पूंजीवाद के निहित अंतर्विरोधों और संकट की ओर झुकाव का मार्क्स का विश्लेषण आज कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है, खासकर 2008 के वित्तीय संकट और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के आलोक में। मार्क्स के विचार दुनिया भर में कार्यकर्ताओं, विद्वानों और नीति निर्माताओं को प्रेरित करते रहते हैं। वे सामाजिक और आर्थिक अन्याय के मूल कारणों को समझने और अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत भविष्य की कल्पना करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भाग 8, 21वीं सदी में मार्क्सवाद अभी भी प्रासंगिक या पुराना। 21वीं सदी नई चुनौतियां और जटिलताएं प्रस्तुत करती है जिसकी मार्क्स ने कल्पना भी नहीं की होगी। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन ने दुनिया को अभूतपूर्व तरीके से बदल दिया है। कुछ लोगों का तर्क है कि 19वीं शताब्दी में विकसित मार्क्सवाद अब इन नई वास्तविकताओं के लिए प्रासंगिक नहीं है। हालांकि कई अन्य लोगों का तर्क है कि मार्क्स के मूल सिद्धांत पहले की तरह ही प्रासंगिक हैं। उनका तर्क है कि वैश्वीकरण ने पूंजीवादी शोषण को तेज कर दिया है। बहुराष्ट्रीय निगमों के पास अत्यधिक शक्ति है। वे जलवायु संकट की ओर इशारा करते हैं जो पूंजीवाद की अंतर्निहित असमानता का प्रमाण है। जबकि मार्क्स द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट समाधानों को 21वीं सदी के अनुकूल बनाने की आवश्यकता हो सकती है। पूंजीवाद का उनका विश्लेषण और सामाजिक न्याय के लिए उनका आह्वान गूंजता रहता है। मार्क्सवाद हमारे समय की असमानताओं और अन्यायों को समझने और उन्हें चुनौती देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है। भाग 9, एक अधिक समान भविष्य। मार्क्सवाद की स्थायी आशा। मार्क्सवाद अपने मूल में आशा के बारे में है। यह शोषण और उत्पीड़न से मुक्त, अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया का दृष्टिकोण है। जबकि इस दृष्टि को प्राप्त करने का मार्ग जटिल और चुनौतीपूर्ण है, मार्क्सवाद जो आशा प्रदान करता है वह दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। मार्क्स की विरासत केवल भव्य सिद्धांतों या क्रांतियों के बारे में नहीं है। ये बेहतर जीवन के लिए रोजाना के संघर्षों के बारे में है। ये मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और एक स्थायी भविष्य के लिए लड़ाई के बारे में है। बढ़ती असमानता, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अशांति से जूझ रही दुनिया में एकजुटता, संघर्ष और आशा का मार्क्सवाद का संदेश गूंजता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर हम इसके लिए लड़ने की हिम्मत करें तो एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया संभव है।